स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं, एक बार जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। प्ले स्टोर में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथियों को ऐप डाउनलोड करना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस के अलावा दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित्य का एक स्पेशल ऐप बनाया गया, हिंदी साहित्य का ऐप। तो आप हिंदी साहित्य के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इसमें दोस्तों आपके लिए केवल हिंदी साहित्य से संबंधित मटेरियल और दोस्तों इनसे संबंधित स्टडी नोट्स आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, और आपको हम बता दें कि दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए अगर आप निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य रेगुलर, तो आपके लिए एक बढ़िया ऑफर आया है दोस्तों। मात्र 3 दिनों के लिए ऑफर है ना, जिसके लिए आप एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले या फिर यूपी एलटी ग्रेड वाले, जो भी हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं दोस्तों और निरंतर रेगुलर ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, वो सभी साथी मात्र 1100 रुपए में हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स दोस्तों इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये 1100 का ऑफर है 12 महीना की वैलिडिटी के साथ। और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस कोर्स में आपके लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको 858 तो रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों, 858 रिकॉर्डेड वीडियो है, प्लस इसमें ई बुक की तरह दोस्तों आप इसकी 57 फाइल है, पीडीएफ फाइल जो ई बुक की तरह आप पढ़ सकते हो। 150 इसमें टेस्ट हैं आपके लिए, 150 टेस्ट जो टॉपिक वाइज रहेंगे और 1 साल का पूरा आपके लिए दोस्तों इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, इसमें और मैं बता दूं कि ट्रिकी वीडियो भी रहेंगे, लाइव क्लासें भी रहेंगी, डाउट्स वाले वीडियो भी रहेंगे, लाइव क्लासों के रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में मिलने वाली है, जो कि दोस्तों आपके लिए एक बढ़िया ऑफर आया है 1100 रुपए का। ठीक है, 1100 रुपए में 12 महीने तक आप निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में जितने भी दोस्तों अभी तक आ चुके हैं सभी साथी, वो एक बार जल्दी से लाइक जल्दी कर दो। ठीक है, लाइक कर दो। और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया। काल विभाजन से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है काल विभाजन से। तो आपको काल विभाजन को पढ़ना है। प्रथम पद्धति में साहित्य इतिहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के रूप में। आचार्य शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा के साहित्यकारों में दोस्तों इसे अपनाया। आचार्य शुक्ल ने, कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है, तो 4 कालखंडों में बांटा है दोस्तों। अब आपको उन 4 कालखंडों के नाम बताना है। जल्दी से बताइए 4 कालखंडों के नाम। द्वितीय पद्धति में देखें तो केवल 3 युगों की कल्पना की गई, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जैसे गणपति, चंद्रगुप्त और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में दोस्तों इसी प्रकार का अनुसरण किया गया। उसके बाद तीसरी पद्धति की बात करें तो इसमें विधा क्रम से किया जाता है और इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की दोस्तों अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकरण या विवेचन दोस्तों प्रस्तुत किया गया। तो ये अनेक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से काल विभाजन की पद्धतियों को अपनाया गया। इनको अपन आगे देखने वाले। यहां पर आ जाते हैं कि चतुर्थ पद्धति एक ऋजु पद्धति है, जिसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना है। वैसे अगर अपन मानते हैं कि इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं दोस्तों, इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां अपन ने पढ़ी हैं, वो पद्धतियां भी अपन पढ़ते हैं कालक्रमानुसार, वर्णानुक्रम, विधेयवादी, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है, वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट में लिखना है। जल्दी से लिखो। डॉक्टर गिरियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया है। कौन से अध्याय में? 12वें अध्याय में। ठीक है, तो 12वें अध्याय आपको याद रख लेना है, ये 12वें अध्याय में। अब आपसे पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है, तो आपको ग्रियर्सन बताना है। ग्रियर्सन कहाँ के विद्वान थे, तो ग्रियर्सन आपको जल्दी से बताना है। और दोस्तों ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था 1888 में। 1888 में ये ग्रंथ लिखा, इसको याद रख लेना। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की दोस्तों पत्रिका के विशेषांक में ये
प्रकाशित हुआ। उसके बाद पुस्तकाकार के रूप में ये 1889 में दोस्तों प्रकाशित हुआ, पुस्तक के आकार के रूप में। ठीक है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन अपन देखेंगे। इन्होंने चारण काल कहा दोस्तों, 700 से 1400 ईस्वी का जो काल था इन्होंने चारण काल कहा। अब आपसे सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को या प्रारंभिक काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो चारण काल की संज्ञा किसने दी? ग्रियर्सन ने दी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल की संज्ञा। ठीक है, इन्होंने 700 से लेकर के 1400 ईस्वी इसका काल माना। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि जो ग्रियर्सन साहब है, डॉक्टर ग्रियर्सन है, इन्होंने चारण काल की समय सीमा कितनी मानी है? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो आपको समय सीमा भी पता होनी चाहिए कि सर 700 से लेकर के 1400 ईस्वी का जो काल माना है वो चारण काल माना है किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, सभी को याद करना है। और उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी, ये माना इन्होंने। फिर मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य इन्होंने 1580 से 1692। ठीक है, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 1600 से 1700, 18वीं शताब्दी 1700 से 1800, और 10वीं दोस्तों 10वां जो इन्होंने माना कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध अज्ञात कवि। तो इन प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका यही है चारण काल। कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को या आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा? तो सबसे पहले चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कहा था सबसे पहले चारण काल। और आपको पता है कि इन्होंने चारण काल की जो समय सीमा मानी थी वो 700 से 1400 ईस्वी मानी थी। ठीक है, आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट भी करते जाएं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन दोस्तों अपन देखते हैं। यहां कैसेट फंसती है दोस्तों, यहां कैसेट फंसती है। आपने देखा होगा कि कई किताबों में आपको प्रारंभिक काल मिल जाता है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को या आरंभिक काल को दोस्तों मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? तो आपको कई पुस्तकों में प्रारंभिक काल मिल जाता, जो कि गलत है। प्रारंभिक काल नाम दिया था किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। हिंदी साहित्य के दोस्तों प्रथम काल को जो प्रारंभिक काल नाम दिया था वो गणपति चंद्रगुप्त ने किया था। ये यहाँ पर मिस्र बंधुओं का दिया है और इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके गलत कराते हैं। तो प्रारंभिक काल नाम दिया था गणपति चंद्रगुप्त ने, और आरंभिक काल नाम जो दिया था वो किसने दिया था? आरंभिक काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने। क्योंकि मिस्र बंधु कितने भाई थे? बोले सर 3 भाई थे, और ये तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे, इसलिए मिस्र बंधुओं ने दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आरंभिक काल नाम दिया। तो यहाँ प्रारंभिक ना करके यहाँ आरंभिक करना है। आरंभिक काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने, और प्रारंभिक नाम दिया था गणपति चंद्रगुप्त ने। अब कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं ने जो आरंभिक काल का समय माना वो संवत 700 से 1444 तक का जो काल है इन्होंने आरंभिक काल माना। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने माध्यमिक काल माना दोस्तों संवत 1445 से 1680। ठीक है, ये याद रखो। अलंकृत काल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो अलंकृत काल संवत 1681 से 1889 का जो काल है इसे अलंकृत काल कहा, और अलंकृत काल कहा किसने? मिस्र बंधुओं ने। याद करते जाना। फिर उसके बाद परिवर्तन काल 1890 से संवत 1890 से 1925 का काल इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया। और उसके बाद दोस्तों 1926 से जो नाम दिया वो वर्तमान काल नाम दिया। और ये भी कई बार आया है कि आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया मिस्र बंधुओं ने, वर्तमान काल। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या है? एक तो आरंभिक काल है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आरंभिक काल नाम दिया। दूसरा इनका अलंकृत काल पूछा जाता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने कहा। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने कहा। ठीक है, तो ये चीज अपन को नोट्स करना, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। साथ ही इनकी समय सीमा भी अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने दोस्तों वीरगाथा काल, ठीक है,
और यहाँ भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये नाम इन्होंने दिया। ये क्वेश्चन कई बार आया कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को या फिर प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सभी लोगों को पता है। आदि काल नाम किसने दिया? तो आदि काल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो बाद में दोस्तों सर्वमान्य हो गया आदि काल। तो याद रख लेना कि वीर गाथा काल दिया था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। अब रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है वीर गाथा काल का और दूसरा आता है गद्य काल का, कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो गद्य काल किसने कहा दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने। और कभी कभी गद्य काल का समय भी पूछा जाता है कि संवत 1900 से 1984 ये गद्य काल का समय माना जाता है, ठीक है। रीति काल 1700 से 1900, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, इसको याद रख लेना। तो वीर गाथा काल अपन को पता चल गया संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900 और गद्य काल संवत 1900 से 1984। इनको अपन को याद कर लेना है, ये आपसे पूछे जाते हैं और इनमें से दो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो वीर गाथा काल और दूसरा गद्य काल, ठीक है, इसको याद रखो। फिर बात करते डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अभी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार रहना कि आपसे कितना आपने दोस्तों कैच किया है, कितना आप कैच कर पा रहे, कितना आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहना पढ़ने के लिए। अब सबसे ज्यादा आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि दोस्तों रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किससे माना है? तो फटाक से आप कमेंट में लिखेंगे। यहां पर रामकुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने जो काल विभाजन किया, इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसे संधि काल नाम दिया, यानी कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल नाम किसने दिया? तो वो दिया रामकुमार वर्मा। में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है और पूछा भी ये जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने, है ना, आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद संवत 750 से 1000 का काल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि काल भी आपको याद रख लेना है। काल याद रख लेना कि इन्होंने संधि काल का समय क्या माना है? तो इन्होंने संधि काल का समय माना है दोस्तों संवत 750 से 1000। संवत 750 से 1000 का जो काल था ये संधि काल माना किसने? रामकुमार वर्मा ने। आपको बताना रामकुमार वर्मा ने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम क्या है और वो ग्रंथ कब लिखा ये भी आपको बताना है। तो फटाक से कमेंट में लिखें। और यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा? तो चारण काल अपन ने पढ़ लिया कि सर 700 से लेकर के 1400 का जो काल था इसको ग्रियर्सन ने क्या माना था? चारण काल माना था। यहां पर अपन ने पढ़ा था ग्रियर्सन के काल विभाजन में कि 700 से लेकर के 1400 ईस्वी का काल चारण काल इसे कहा था किसने? ग्रियर्सन ने। लेकिन उसके बाद सबसे पहले ग्रियर्सन ने ही दोस्तों चारण काल कहा था आदि काल को। लेकिन अगर बात करें कि आदि काल को जो चारण काल कहा वो रामकुमार वर्मा ने भी कहा। तो दो व्यक्तियों ने आदि काल को चारण काल कहा और उनके नाम क्या हैं? एक का नाम ग्रियर्सन और दूसरे का नाम क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लेकिन इन्होंने जो समय सीमा मानी वो अलग अलग मानी। ग्रियर्सन ने दोस्तों 700 से 1400 ईस्वी याद रख लेना, ईस्वी के काल को इन्होंने चारण काल कहा, जबकि रामकुमार वर्मा ने संवत 1000 से 1375 के काल को क्या माना? क्या माना? चारण काल माना। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना संधि काल और चारण काल। फिर उसके बाद भक्ति काल तो कॉमन है 1375 से 1700, रीति काल भी कॉमन है, आधुनिक काल भी कॉमन है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रख लेना, इनको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया? और जो भी साथी ट्रिक से पढ़ना चाहते हिंदी साहित्य को, जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे, एग्जाम हॉल में जब आप बैठो तो आपको याद आए, ऐसा अगर अध्ययन आप करना चाहते हैं तो अभी बढ़िया ऑफर है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। 1100 में 12 महीने तक आप रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं लाइव क्लासों के माध्यम से और रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से। इतनी चीजें आपको क्लियर हैं तो जल्दी से कमेंट में लिखो। और आपने बहुत बढ़िया बताया है
कि सर राम कुमार वर्मा ये छायावादी आलोचक माने जाते हैं, छायावादी कवि माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ था। राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, और ये ग्रंथ कब लिखा तो 1938 में लिखा। और ये ग्रंथ कौन सा था, ये ग्रंथ अधूरा ग्रंथ था, ऐसा आपको याद है। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1907 में। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और इनके बारे में दो कथन सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आते हैं, जो मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास वैसा ही होता, मुस्लिम आक्रमण ना भी हुए होते तब भी वैसा ही होता जैसा कि आज है। और इन्होंने हिंदी साहित्य की जो विकास को इन्होंने स्वाभाविक माना था कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो विकास होना ही था, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इनका, ये पूछा जाता है आदिकाल, सबसे ज्यादा आदिकाल पूछा जाता। तो आप कोई याद रखो या ना रखो, इन तीनों को याद रखो या ना रखो, ये आदिकाल आपको याद रख लेना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक एक ग्रंथ लिखा था 1952 में दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपन को याद रख लेना है कि आदिकाल आपसे पूछा जाता, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हिंदी साहित्य के दोस्तों प्रथम काल को या आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी। तो आदिकाल की जो संज्ञा दी थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी, है ना। बोले इनने भी कहा कि मैं हजारों बार कहूंगा आदिकाल आदिकाल आदिकाल, हजारों बार कहूंगा। तो हजारों बार कहोगे आदिकाल, तो आदिकाल कौन कहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे। अब इसकी समय सीमा भी पूछी जाती है दोस्तों, 1000 संवत 1000 से 1350। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, आपको भी एक क्वेश्चन बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय क्या माना, वीर गाथा काल, क्योंकि उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। और उन्होंने 12 रचनाओं को प्रमाणिक बताया था कि इन रचनाओं के आधार पर हमने इसको आदिकाल वीर गाथा काल कहा। और उन्हीं रचनाओं में कुछ आलोचकों ने सेंध लगाई और उन्होंने कहा कि बीसल देवरासु तो श्रृंगारिक रचना है, ये तो इस प्रकार की रचना है। और उन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल था उसको दोस्तों क्या बताया, ये वीर गाथा काल नहीं था, इस प्रकार से। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, इसको ही सर्वमान्य घोषित किया गया और दोस्तों सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। तब आपको पता है कि सर 1000, अब यहां आप लोग चूक जाते हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से मानेंगे, कहां से मानेंगे, 1000 से 1350 का काल मानेंगे ये आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल 1050 से मानेंगे, 1050 से 1375 मानेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन की बात करें तो इस प्रकार से अनेक दोस्तों ये आदिकाल 1450, ये इस प्रकार से, बाकी यहां से क्वेश्चन नहीं आते। आपको तो वो चीजें याद रखनी है। थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है, जल्दी से बताइए। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है, आपको कमेंट में लिखना है। 9 बजे इसी प्रकार की क्लास आपकी चलती है दोस्तों और आप लोग इसी प्रकार से अटेंड करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों पेड कोर्स में हमें एडमिशन लेना है और बढ़िया तरीके से न्यू नोट्स पर आधारित और दोस्तों बहुत ही अच्छे विस्तृत पढ़ना है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अभी 3 दिन के लिए ऑफर आया मात्र 1100 में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। अब अपना आदिकाल यहां से प्रारंभ हो रहा है। अभी तक अपन ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को पढ़ा, हिंदी साहित्य के दोस्तों इतिहासकारों के बारे में पढ़ा, काल विभाजन के बारे में पढ़ा और बहुत बढ़िया आपने आंसर लगाया है कि 700 से लेकर के 1400 का जो काल था ये इन्होंने क्या माना, इसको चारण काल नाम दिया। देखो अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यही तो होता है, आप लोग कंफ्यूज होते हो। और यहां पर अपन एक बार अगर देखें तो यहां पर आ जाओ, यहां पर अपन पढ़ चुके हैं कि सर इन्होंने चारण काल की समय सीमा 700 से लेकर के 1400 ईस्वी मानी है। देखो बहुत सारे लोग 700 से 1000 लिख रहे हैं, क्या है ये कुरैशी जी, 700 से 1000 माना क्या, कुछ लोग 700 से 1300 लिख रहे हैं। पढ़ते जा रहे रामदयाल सिंह जी, पढ़ते जा रहे, आगे पाठ और पीछे सपाट, बहुत बढ़िया।
तो यहां पर अपन को याद करना है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो चारण काल की समय सीमा मानी वो 700 से 1400 ईसवी मानी। ईसवी और संवत में भी आपको ध्यान रखना है, ईसवी मानी, ठीक है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि राम कुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी है। जल्दी से बताओ, राम कुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी है। फटाफट से 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और पांचों के उत्तर आपको सही देना। एक क्वेश्चन हो गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका आने वाला है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी है। फटाक से बताइए और जब तक लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। जिनको भी पढ़ना है दोस्तों हिंदी साहित्य, निरंतर अध्ययन करना है, रेगुलर अध्ययन करना है, ट्रिक से पढ़ना है, वो सभी साथी आ जाए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और कोर्स में एडमिशन लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों लाइव क्लासों का आनंद लें, टेस्ट लगा करके अपना अध्ययन मजबूत करें। तो बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर रामकुमार जो वर्मा हैं इनका जन्म 1905 में हुआ था और इन्होंने आरंभिक काल को संधि काल नाम दिया था। और संधि काल की अगर बात करें तो संधि काल अगर बात करें दोस्तों तो संधि काल यानी कि 750 से लेकर के 1000 का जो काल है, 1000 का काल है, इसे क्या दिया इन्होंने, संधि काल नाम दिया। किसने? राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल, देखो यहां पर आ गया ना, वहां पर गलत छप गया था कि मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल, डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे क्या कहा दोस्तों, जयकाल, और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि काल विभाजन में अगर आप इतना पढ़ लेते हो, इतना पढ़ लेते हो तो 1 नंबर का आपका पक्का हो जाता अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको याद करवा रहा हूं कि मिश्र बंधु आरंभ से साथ में रहे तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया, ठीक है। ग्रियर्सन बोले चारण काल, तो चरणों में गिरे, चरणों में गिरे, तो चरणों में गिरे, तो चरणों गिरे से ग्रियर्सन और चारण से चारण काल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल तो वीर पुरुष थे, राम भी वीर पुरुष थे, तो वीरगाथा काल किसने नाम दिया, आचार्य शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोले कि हम तो हजारों बार बोलेंगे, एक बार नहीं हजारों बार बोलेंगे कि इसका नाम आदिकाल ही है। अब हजारों बार जो व्यक्ति बोलेगा तो उसकी मानना पड़ेगा। सब लोगों ने मानी, बोले चलो ज्यादा नहीं परेशान हो हजारी दी, आप बोल रहे हो तो आदिकाल मान लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, ठीक है, ये भी अपन को याद करना। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत, अब राहुल तो क्या है, बोले सिद्धि प्राप्त करने में लगे हैं, राहुल सिद्ध हो जाए बस, ठीक है। राहुल गांधी, जैसे अपन राहुल गांधी का नाम पढ़ते हैं राजनीति में, तो राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं कि जनता एक बार सिद्ध हो जाए, प्रधानमंत्री बना जाए। ऐसे राहुल सांकृत्यायन अपने साहित्य में है, ये भी क्या चाहते थे कि साहित्य एक बार सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा, ये क्वेश्चन कई बार आया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बात करें तो जयकाल। अब बोले राम और शंकर की तो जय होती है, जय होती कि नहीं होती, बोले सर होती है जय, राम जी की जय, शंकर जी की जय, तो राम और शंकर तो रमाशंकर, ठीक है, और जय होती तो जयकाल, इन्होंने कहा आदिकाल को, ठीक है। उसके बाद मोहन अवस्थी, अब मोहन अवस्थी याद रख लेना, बोले सर मोहन अवस्थी का तो हमें आधार कार्ड बनवाना है। आधार कार्ड किसका बनवाना, सबका बनवाओ भैया। आप लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया, शांत हो गए, अब मोहन अवस्थी जी का भी अपन को आधार कार्ड बनवाना है। तो आधार कार्ड से क्या बनेगा, आधार काल, और यहाँ पर अवस्थी दिया है तो अवस्थी से ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब सर अवस्था हो जाती है, 90 साल की अवस्था हो जाए तो आपको एक आधार की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा अपने घर में बुजुर्ग में 90 साल के जो बुजुर्ग होते वो आधार लिए रहते, लाठी का आधार लेते हैं, चलते हैं, है ना, 80 साल का। तो आधार काल कहा किसने, मोहन अवस्थी ने। हिंदी आदिकाल को धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी क्या कहा, अपभ्रंश काल कहा। तो अपन ने पढ़ा था कि अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, अपभ्रंश को इसी प्रकार से ट्रिक से आपको याद करवाया जाता है दोस्तों। अपभ्रंश को
धीरे से गोली मारो। तो अपभ्रंश से अपभ्रंश काल, धीरे से धीरेन्द्र वर्मा, गोली से गुलेरी हो जाएंगे। तो गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो आपको पता है कि महावीर भगवान ने अहिंसा के बीज बोए, अहिंसा के बीज बोए, बोले जियो और जीने दो, ये कहा। तो अहिंसा के बीज किसने बोए, बोले सर महावीर भगवान ने। तो बीज से क्या बनेगा, बीज बपन काल, और बीज तो बोए महावीर ने, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, बीज बपन काल कहा इसको। ठीक है। उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त। अब गणपति से क्या होता है, श्री गणेश, श्री गणेश करते ना। अब कोई भी काम प्रारंभ होता है तो जब प्रारंभ होता है, प्रारंभ करते तो अपन क्या बोलते, श्री गणेश करो, श्री गणेश करो, है ना। तो गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। वासुदेव, वासुदेव का क्या हुआ, बोले सर वासुदेव का उद्भव हुआ, उद्भव हुआ तो उद्भव काल नाम दिया। अब इतना अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो निश्चित तौर पर 1 नंबर आपका पक्का हो गया। यहां से एग्जाम कोई भी देने जाओ, काल विभाजन नामकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो यहां पर बात करें कि सर आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, चारण काल गिरियर्सन ने और रामकुमार वर्मा ने भी कहा, वीरगाथा काल शुक्ल जी ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने तो सिद्ध सामंत युग कहा। ठीक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल, मोहन अवस्थी ने आधार काल, धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी ने अपभ्रंश काल नाम दिया, इसको याद करो। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये भी अपन को याद करना है। ठीक है। उद्भव काल कहा किसने, दोस्तों वासुदेव ने, और प्रारंभिक काल कहा गणपति चंद्रगुप्त ने, इसको याद कर लेना है। यहां पर दोस्तों एक नोट्स दिया था, ये आपको यहां पर देखो, यहां पर दिया है कि संवत में से 57 वर्ष घटा देने से ईसवी सन ज्ञात हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे संवत अपन ने चलाया क्या 1050, ये संवत है। अब संवत ये है, इससे आप 57 घटा दो तो आपको ईसवी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो संवत है वो ईसवी से 57 वर्ष आगे चलती है। ठीक है। क्या चलती है, जो संवत है वो ईसवी से 57 वर्ष आगे चलता है। तो ये अपन को याद रख लेना है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, ईसवी में पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो शुरुआत मानी, आदिकाल का समय माना है वो बताइए, और नीचे ईसवी में दिया है, ईसवी में दिया है तो आपको मात्र संवत पता है, तो संवत में आप क्या कर दोगे, 57 वर्ष घटा देना, 57 वर्ष घटा देना, और 57 वर्ष आप घटा दोगे तो आपको ईसवी सन ज्ञात हो जाएगा 57। ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। अब यहां पर आते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करो, एक बार शेयर भी कर दिया करो, इतनी बम्पर बम्पर ट्रिक निकल के आती हैं। और जिनको भी रेगुलर अध्ययन करना है, लाइव क्लासों से जुड़ना है दोस्तों, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और कोर्स में एडमिशन लेने। अभी बढ़िया मौका है, मात्र 1100 में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। सराहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से दोस्तों इन्होंने की थी, और शिवसेन सेंगर ने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में आ गया था, आपसे पूछा गया था कि पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों। तो पुष्य या पुण्य को जो कई विद्वान ने दोस्तों पुष्य या पुण्य को पुष्पदंत ही माना है, पुष्पदंत, क्योंकि पुष्पदंत अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि जैन आचार माने जाते हैं पुष्पदंत, और इन्होंने महापुराण ग्रंथ लिखा। महापुराण आपने पढ़ा होगा, महापुराण ग्रंथ जिसमें 63 सलाका पुरुषों के बारे में दोस्तों बताया गया महापुराण में। तो महापुराण जो ग्रंथ लिखा था वो पुष्पदंत ने लिखा था, और पुष्पदंत ने दोस्तों अपने आप को अभिमान मेरु कहा था। क्या कहा था, अभिमान मेरु। तो कई विद्वान पुष्य या पुण्य को पुष्पदंत ही मानते हैं। तो अपन को याद करना है कि शिवसेन सेंगर, जिन्होंने शिवसेन सरोज की रचना की थी 1883 में, और इन्होंने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना दोस्तों, प्रथम कवि। ये आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी का नाम आपने सुना होगा, ये भी दोस्तों जैन आचार हैं शालिभद्र सूरी, और इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। आपने दोस्तों जैन ग्रंथों में पढ़ा होगा कि भरत और बाहुबली ऋषभदेव भगवान के 2 पुत्र हैं। ठीक है। अब 2 पुत्र हैं तो इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास, रास काव्यधारा चलती थी। आपने जैन देखा होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे ज्यादा चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखा गया।
तो जैन साहित्य में सबसे ज्यादा चरित्र काव्य लिखा गया। और चरित्र काव्य में आपने देवसेन का नाम सुना होगा, देवसेन की रचना पढ़ी होगी श्रापकाचार। श्रापकाचार दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रापकाचार। श्रापकाचार दोस्तों देवसेन की रचना है और 933 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। किसकी? श्रापकाचार की। इसमें दोस्तों श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। काय में? श्रापकाचार में। कई बार क्वेश्चन आता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो श्रापकाचार आपको बताना है। श्रापकाचार के रचनाकार कौन है, तो आपको देवसेन बताना है, जो कि जैन आचार्य है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये क्वेश्चन कई बार आएगा, तो गणपति चंद्रगुप्त ने माना। और इनकी एक रचना है कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मानने वाले जो हैं वो कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। इसको याद कर लेना। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। आपको पता होगा दोस्तों स्वयंभू भी जैन आचार्य हैं। स्वयंभू क्या है? जैन आचार्य हैं। इन्होंने पयोमचर्यु नामक एक ग्रंथ लिखा जो जैनी रामायण कहलाता है। पयोमचर्यु अपभ्रंश में लिखा गया। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है। राम काव्य पर आधारित एक ग्रंथ है पयोमचर्यु। और ये महाकाव्य दोस्तों, क्योंकि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू माने जाते हैं। इसको याद रख लेना दोस्तों। और स्वयंभू ने पयोमचर्यु ग्रंथ लिखा जिसे कि जैनी रामायण कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। और रामकुमार वर्मा ने इन्हीं स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि दोस्तों क्या किया? घोषित किया। और देवसेन कृत श्रापकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाई। और इसके 250 दोहों में, कितने दोहों में? 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया। श्रावक धर्म का वर्णन किया गया। दोस्तों जैन साहित्य आपने पढ़ा होगा, जैन धर्म के ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, क्योंकि जो हिंदी साहित्य है इसमें सबसे ज्यादा चरित्र काव्य जो लिखा गया जैन साहित्य में लिखा गया। ठीक है, और जैन साहित्य दोस्तों सबसे प्रमाणिक साहित्य माना जाता है, ऐसा भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया, ये अपन को याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है, तो सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी जाती। आपने देखा होगा दोस्तों कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आपने दोस्तों वज्रयान, सहजयान, हीनयान, इस प्रकार से दोस्तों जो बौद्ध धर्म की शाखाएं थी इनको आपने पढ़ा होगा। तो वज्रयान शाखा से संबंधित दोस्तों यहाँ पर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इस प्रकार से इनका जन्म हुआ। तो सिद्धों की संख्या और नाथों की संख्या, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? वज्रयान, जिसे कि क्या कहा जाता था दोस्तों? सहजयान शाखा। तो याद रख लेना कि सिद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी थी? वज्रयान। और वज्रयान को ही क्या कहा जाता? सहजयान कहा जाता है। इससे संबंधित थे। इनकी संख्या 84 थी। प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा, 8वीं शताब्दी। ठीक है, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? सरहपा को। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम सिद्ध कौन थे, तो सरहपा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका था? जल्दी से बताइए कमेंट में। सिद्धों में 84 सिद्ध थे, सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका था और प्रथम सिद्ध कौन थे? तो प्रथम सिद्ध तो आपको पता चल गया कि सर प्रथम सिद्ध सरहपा थे। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, लेकिन सिद्धों में जो सर्वोच्च स्थान था वो किसका था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। 4 महिला भी सिद्धों में थी। बिल्कुल सही है विजय जी। और सिद्ध कवियों में नौरात्म्य, भावना, काया, योग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया। और वर्णाश्रम अवस्था पर तीव्र दोस्तों इन्होंने प्रयास किया। तो आपने बताया कि सर सिद्धों में सर्वोच्च स्थान जो था वो सर्वोच्च स्थान था लुइपा का। किसका था? लुइपा का। ठीक है, लेकिन प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा। यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। और संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा गया, कबीर को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की, तो आपको संध्या लगाना है। और इसी को दोस्तों आचार्यों ने संध्या भाषा भी कहा। संध्या भाषा, संध्या या संध्या भाषा। ठीक है,
संध्या है संध्या भाषा शैली। अब बात करें नाथ पंथ की, तो एक क्वेश्चन अटक जाता है दोस्तों, आपको बताना है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो कई बार आपने मच्छेंद्र नाथ पढ़ा होगा, मत्स्येंद्र नाथ जिनका नाम है, और दोस्तों मच्छेंद्र नाथ जो कि गोरखनाथ के गुरु थे। कई बार क्वेश्चन आता है और कई बार आप डाउट्स में पड़ जाते हो, लेकिन आज आपको डाउट्स में नहीं पड़ना, क्योंकि दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, गोरखनाथ, और सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, सरहपा। याद रखते ना, सिद्ध संप्रदाय या सहजयान के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, सरहपा। ठीक है, और नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया और इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया, मदमास के त्याग हेतु आग्रह किया, और इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर क्या किया, तीव्र प्रहार किया। कभी कभी पूछा जाता गोरखनाथ दोस्तों, ये गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मच्छेंद्र नाथ थे, इसको याद रख लेना। लेकिन आपको एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया, हठ योग में हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो जल्दी से बता दो हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है। कौन कौन ऐसे साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया और दोस्तों अभी तक कोर्स में एडमिशन नहीं लिया। 3 दिनों के लिए मात्र 1100 रुपए ये दोस्तों आपको पेड करना है और 12 महीने तक आप निरंतर अध्ययन इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। नाथों की संख्या कितनी है, 9 मानी जाती है, ना से नाथ, ना से 9। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना। और गोरखनाथ याद रखो, और गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ थे, ये भी आपका हो गया। और आपको पता है कि सर हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है, तो हा का सूर्य और ठा का चंद्र। ठीक है, ये याद रखोगे। ईला, पिंगला, नांद, बिंदु, साधना, सठ चक्र, वेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के ये मुख्य अंग थे। संधा भाषा या उलटवासी शैली प्रयोग इन्होंने भी किया। और जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया, यह साहित्य प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है। तो कौन सा साहित्य, जैन साहित्य। और जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार की हैं, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंत साधना, उपदेश नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं दोहों में और मुक्तक काव्य में दोस्तों रचित हैं। तो इनको अपन जो जैन साहित्य है इसको अपन कल पढ़ेंगे कि जैन साहित्य किस प्रकार से लिखा गया, जैन आचार्य कौन कौन से हैं जिन्होंने साहित्य लिखा। चरित्र काव्य जो सबसे ज्यादा जैन साहित्य में लिखा गया, सबसे प्रमाणिक साहित्य जैन साहित्य। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रमाणिक साहित्य कौन सा माना जाता है, तो जैन साहित्य माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करें और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करें। और जिन भी साथियों को बड़े अच्छे से ट्रिक से पढ़ना है और बहुत अच्छे से विस्तृत पढ़ना है, एक एक क्वेश्चनों पर दोस्तों आपको अपनी पकड़ बनाना हिंदी साहित्य में, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है दोस्तों आपका, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों ये आपका क्या है, 1100 का आपके लिए ऑफर है। 3 दिन के लिए आप इसको कर सकते हो। और ये आपका हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स वाला एक कोर्स है। इसमें आपके लिए 858 रिकॉर्डेड वीडियो हैं, 57 फाइल हैं, पीडीएफ फाइल, जिनको आप ई बुक की तरह पढ़ सकते हो। 150 टेस्ट हैं, 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, ट्रिकी वीडियो हैं, डाउट्स वाले वीडियो हैं, लाइव क्लासों की रिकॉर्डेड वीडियो हैं, लाइव क्लास भी यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो सभी साथियों को कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक। बीनू जी, पूनम जी, हर्षिता जी, उदय यादव जी, रामदयाल जी, ठीक है, और रश्मि पाठक जी, सभी साथी का सपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए चैनल दोस्तों अपने मित्रों को जिनको भी हिंदी साहित्य पढ़ना है। और मैं तो कहता हूं कि 1 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप निरंतर अध्ययन जारी रखिए, हिंदी साहित्य की पकड़ इतनी मजबूत कर लीजिए कि दोस्तों आप भी पढ़ाने की क्षमता आप में, आपके अंदर आ जाए कि अब हम भी हिंदी साहित्य पढ़ा सकते हैं। जब आपके अंदर ऐसी भावना आ जाए, ऐसी चीजें आपको अंदर से लगने लगे, तब समझ लेना कि अब आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, संजय पाठक जी, जसवंत जी, रेखा त्रिपाठी जी, सभी साथियों को धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों। बस इतना ही, आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस डाउनलोड करना है, अपने मित्रों तक डाउनलोड दोस्तों करवाना है। और इस कोर्स में जिनको भी एडमिशन, या जो पुराने साथी हैं जिनका सब्सक्रिप्शन समाप्त हो गया है, वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 दिसंबर से अपन नया बैच स्टार्ट करेंगे।
पेड क्लास में, उसमें 1 दिसंबर से आप नए तरीके से यानी कि दोस्तों शुरुआत से पढ़ने का मौका हासिल करेंगे। फिर से बहुत अच्छे से पढ़ने का आपका अनुभव होगा और पकड़ आपकी बनेगी। जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, मीनाक्षी, रेखा त्रिपाठी, प्रतिमा जी, VK सिंह जी, राजेंद्र कुमार जी, सभी साथियों को धन्यवाद।